नेपाल के लिए क्या बेहतर आपको नजर आता है, राजशाही या फिर लोकतंत्र? नेपाल में राजशाही को राजशाही को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें भी कई निर्दोष लोगों की जानें गई, पर वो आंदोलन ऐसा अराजक नहीं हुआ। दो नाम आ रहे हैं नेपाल में, सुदन गुरुङ और बालेन शाह, दोनों भारत विरोधी। में सत्ता में कोई एक आ गया तो भारत के लिए CIA डीप स्टेट एक्टिव हो चुके हैं क्या? इट स्टार्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपनी आर्मी स्टैब्लिशमेंट बिठाई और सारे हाथ हथियार वहां छोड़ दिए। नेपाल में जो चीज हुई वो इतनी तेजी से हुई कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस देश में भी प्रयास किया गया। मुझे याद है 26 जनवरी और लाल किले की प्राचीर पर लोग चढ़े, क्या वो उसी पैटर्न का हिस्सा था? इस देश में साजिशें पिछले 10 साल से हो रही हैं। ट्रंप का ये बदला हुआ अवतार जो दिख रहा है अब, थप्पड़ लगाना किसको कहते हैं वो नरेंद्र मोदी से सीखे। ट्रंप इज द ओनली गाय जिसको कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जॉर्ज सोरोस गैंग पूरा एक्टिव है इंडिया में। पूरा एक्टिव है साहब। फ्रांस क्यों अब जल रहा है? जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। अगले कौन से देशों में तख्ता पलट आपको नजर आ रहा है? CIA और डीप स्टेट का अगला टारगेट क्या है? स्वागत है आप सभी का NF न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त अगर आप दुनिया पर नजर डालेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि तमाम ऐसे देश हैं जो जल रहे हैं, जहां पर तख्ता पलट हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में 3 देश के प्रधानमंत्रियों का इस्तीफा हो जाता है। नेपाल में सोशल मीडिया के विद्रोह के बाद जिंजियों का प्रदर्शन जैसे होता है। KP शर्मा ओली का इस्तीफा होता है, राष्ट्रपति का इस्तीफा होता है। फ्रांस में प्रधानमंत्री का इस्तीफा होता है। और इसी तरीके के हालात अब भारत में भी उत्पन्न करने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि नेपाल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसी तरीके से बिहार में हो सकता है और उत्तर देश के और तमाम हिस्सों में हो सकता है। तो क्या कुछ नेपाल में जो हो रहा है वो भारत में भी होना संभव है? इसके अलावा दुनिया में ट्रंप किस तरीके से खलबली मचाए हुए हैं भारत के खिलाफ, पिछले लंबे वक्त से वो बोल रहे थे, हालांकि अब नरम उनके सुर पड़े हैं तो ये भारत उनको ठीक ठाक जवाब दे रहा है। तो मेरे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं और बहुत अच्छे से भारत नेपाल के रिश्ते को भी जानते हैं और दुनिया की पॉलिटिक्स पर भी वो नजर रखते हैं। वेद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NF न्यूज पर। धन्यवाद रोहित जी। शुरुआत नेपाल से ही करूंगा, उसके बाद फिर होते हुए दुनिया के और देश हम लोग घूमेंगे, बातचीत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल में जो हो रहा है वो केवल सोशल मीडिया बैन की वजह से हो रहा है या उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी, साजिश, सब कुछ है? देखिए, जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, निश्चित रूप से सोशल मीडिया बैन के पीछे इतना बड़ा जो है एजिटेशन बिल्कुल नहीं है। आपको नेपाल की प्रॉब्लम की जड़ में जाना पड़ेगा। जिस देश में अमूमन दिन का 2500 से 3000 युवा पलायन करने को मजबूर हो, उस देश में जो वहां का पॉलिटिकल सिस्टम है उसके विरोध में एक बहुत बड़ी वितृष्णा और एक बहुत बड़ा गुस्सा बहुत समय से पनप रहा था। और ऐसा गुस्सा पनपा, मैं आपको आज से 2 साल 2.5 साल पीछे ले जाना चाहूंगा, जब नेपाल में वहां के जो है राष्ट्रीय चुनाव हुए। तो वहां पे एक पत्रकार ने 6 महीने पहले जो पार्टी खोली, रवि लामिछाने करके एक नेता का उदय होता है और बड़े नाटकीय पटाक्षेप में 6 महीने पहले जिस पार्टी का उदय होता है, इतनी वितृष्णा जनता में होती है कि एक पत्रकारिता से आए हुए व्यक्ति को एक बड़ा भारी मतलब नेपाल के, अगर मैं संसदीय व्यवस्था के हिसाब से कहूं तो 20 सांसद का वो मैंडेट लेके वो चौथी बड़ी पार्टी के नेता हो जाते हैं। और जैसे ही नेपाल में सरकारों का अदली बदली का कार्यक्रम चलता है तो वो KP ओली की ही सरकार में 42 दिन के गृह मंत्री बन जाते हैं। तो जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, जो पुरानी पार्टीज थी, उनके होते हुए कि एक पत्रकार का एक राजनेता के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होना और वहां की जनता का उनके ऊपर भरोसा करना और ऐसे 20 सीट लेकर आ जाना, तो वो अपने आप में बड़ा एक अनयूजुअल सा डेवलपमेंट था नेपाल की पॉलिटिक्स में। और जब आप नेपाल की पॉलिटिक्स को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो वहां औसत एक सरकार की उम्र 9 से 10 महीने रहती है।
पिछले यदि मैं 2008 के बाद से 11 सरकारें 12 सरकारें बदल गई। मैं आपको पिछले 30 साल की अगर मैं बात करूं तो 30 साल में लगभग 34-35 सरकारें वहां पे बदल चुकी हैं। तो जब देश के अंदर राजनीतिक स्थायित्व का संकट हो, जब वहां पर जो गठबंधन की राजनीति हर छठे महीने में बदले, तो आप सोचिए कि सरकारें काम कैसे करेंगी, वहां की ब्यूरोक्रेसी कैसे फंक्शन करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा संकट नेपाल के अंदर रहा है, जो हमने लगभग पिछले 2.5 से 3 दशक में देखा है। और नेपाल के राजनीतिक संघर्ष का अगर मैं इतिहास थोड़ा और पीछे आपको लेके जाऊं, तो 7 दशक की नेपाल की राजनीति में लगभग हर 20 साल में कोई बड़ी क्रांति हुई है। अगर मैं 40-50 के दशक की बात करूं तो राणा शासन के खिलाफ का आंदोलन हो, फिर उसके बाद 60 के बाद जो है पंचायती व्यवस्था का आंदोलन हो, फिर उसके बाद जो है बहुदल व्यवस्था के लिए आंदोलन हो, फिर उसके बाद चाहे प्रजातांत्रिक जो है व्यवस्थाओं के लिए आंदोलन हो, फिर आज से लगभग 19-20 साल पहले राजशाही को जो है माओवादियों को मेन स्ट्रीम में आने का और वहाँ की राजशाही को सत्ताच्युत करने का आंदोलन हो। तो नेपाल में जो ये आंदोलन है, ये एक तरीके से आप ये समझिए कि वहाँ के कल्चर में बस गया है, वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा बन गया है। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पर ही आ जाता है कि स्थिरता क्यों नहीं है। देखिए, आंदोलन में भी स्थिरता नहीं है। आंदोलन से जो मिल रहा है, मुझे लगता है कि आज जो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन से पहले भी वहां पे लगभग 2 महीने पहले एक आंदोलन हुआ था नेपाल में, राजशाही को पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसमें भी कई निर्दोष लोगों की जानें गई, पर वो आंदोलन ऐसा अराजक नहीं हुआ। उस भीड़ ने जाके जो है देश की संरचनाओं पर जो है आक्रमण नहीं किया, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया, प्रॉपर्टी पर नुकसान नहीं हुआ। यहाँ अच्छा, इस आंदोलन में और उस आंदोलन के कुछ जो है कुछ डिफरेंसेस हैं। इस आंदोलन में वो स्कूली बच्चे थे, जो कॉलेज के बच्चे थे, जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे थे। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे। प्रथम दृष्टया ऐसा ही प्रतीत होता है। जब उनके ऊपर गोलीबारी हुई, जब आपने देखा कि 18-18, 20-20 साल के निरीह बच्चे, निर्दोष बच्चे जो है पॉइंट ब्लैंक पे जो है उनको गोली मार दी गई, तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर रोष होना, लोगों के गुस्से का जो गुबार उठना स्वाभाविक था। परंतु क्योंकि ये बहुत जल्दी होगा किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना, क्योंकि जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले तुर्की में सत्ता पलट होते रह गया। वहां पे भी आपने देखा ना, एर्दोगन ने किस प्रकार से सोशल मीडिया से लेकर सब चीज को बंद करने का प्रयास किया। फिर लगता है ही स्मेल्ड द कॉफी, देयर इज समथिंग कुकिंग। और उन्होंने रातों रात वो बैन हटाया, ब्लैंकेट बैन हटाया, सब कुछ हुआ। अब आप फ्रांस के अंदर देखिए, 10 महीने के अंदर 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। तो आज पूरा ग्लोबल ऑर्डर जो है तेजी से चेंज हो रहा है। और अगर मैं एक जियोपॉलिटिकल विश्लेषक की नजरिए से देखूं, देखिए हमारा काम क्या होता है, हम हर चीज को शक की निगाहों से देखते हैं, और देखना लाजमी है। क्योंकि यू कैन नॉट टेक एवरी चेंज एज अ पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट। परिवर्तन प्रकृति का नियम तो है साहब, पर जो आपके अगल बगल घट रहा है, जब आपके बगल में आग लगेगी तो धुआं आपके घर पे भी आएगा। आप उठाइए, पिछले आधे दशक में आपके बगल में क्या हो रहा है? पूरे साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में आग लगाने के अलावा कोई दूसरा काम हो रहा है? और पैटर्न भी सेम, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, आप नेपाल में, बांग्लादेश पहुंचिए मत साहब। आप देखिए, स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? इट स्टार्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपनी आर्मी स्टैब्लिशमेंट बिठाई और सारे हाथ हथियार वहां छोड़ दिए। अगर आप हाथ हथियार के हिसाब से बात करें तो तालिबान साहब विश्व का 5वां-6वां सबसे बड़ा सैन्य शक्ति हो गया, जितना हाथ हथियार वहां छोड़ा गया था। अब वो बंदर के हाथ में उस्तरा वाली बात है, उनको वो चीजें चलानी नहीं आती, उनके पास वो टेक्निकल जो है इंटेलिजेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर।
अफगानिस्तान में शुरू हुआ। अफगानिस्तान में बहुत अच्छा एक जो है अच्छी सरकार थी, वहां पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, भारत के साथ उसके बड़े अच्छे रिश्ते थे, भारत ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा था। आखिर में क्या हुआ, तालिबान आए, कई सालों के लिए रिलेशन स्टैंड स्टिल हो गए, पर अब ये एक जियोपॉलिटिकल मजबूरी है, अब हम दोबारा से वहां पे प्रयास कर रहे रिलेशन हैं। बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए बगल में पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन हुए इमरान खान, उनका बड़ा चार्म था साहब, उन्होंने मतलब लोगों को बड़े सपने दिखाए, सब कुछ हुआ। आखिर में उन्होंने किसी देश की कुछ चीजें, कुछ शर्तें मानने से मना कर दी साहब। आज उनका हाल क्या है, ना उनकी पार्टी बची, ना उनकी सरकार बची। अब वो अपनी जिंदगी, मुझे लगता है बची कुची जिंदगी भी वो जेल में ही काट के बिताएंगे। फिर उसके बाद साहब आप आइए श्रीलंका में। श्रीलंका में सब कुछ सही चल रहा था, अचानक श्रीलंका को किसी की नजर लगी और श्रीलंका बर्बादी के मुहान पर आकर खड़ा हो गया, और आज श्रीलंका में एक कम्युनिस्ट नेतृत्व जो है वहां पे लीड कर रहे हैं। उसके बाद आप बांग्लादेश आइए साहब। बांग्लादेश में एक पार्टी चुनाव लड़ती है, आप पैटर्न समझिएगा, एक पार्टी चुनाव लड़ती है और वो मेजॉरिटी जीत के आती है, 2/3 बहुमत लेके आती है, और विपक्ष वाले क्या कहते हैं जी, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद विद्यार्थियों को आगे करके एक आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है, और उसके बाद वहां की जो प्रधानमंत्री है उसको भारत में शरण लेनी पड़ती है। मैं नेपाल बहुत फ्रीक्वेंटली जाता हूं, वहां सब तबके के लोगों के साथ बड़ा संवाद होता है, वहाँ के राजनीतिक लोग, वहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग, वहाँ के धार्मिक लोग, वहाँ के जेंजी लोग, वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, हर लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करने से जो है भारत नेपाल रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। हम हर सेगमेंट के साथ जो है सहकार्य करते हैं। भारत, जब हम वहां बात करते थे तो लोग कहते थे कि साहब नेपाल विश्व में शांति का संदेश देने वाला मुल्क है, नेपाल मां सीता की भूमि है, नेपाल भगवान बुद्ध की भूमि है, नेपाल ने विश्व को ज्ञान दिया है, नेपाल ने विश्व को शांति का संदेश दिया है, नेपाल ने तमाम आपदाओं को सहकर अपनी छाती पर हंसी खुशी सहते हुए नेपाल ने विश्व में जो है खुशियां बांटने का काम किया है। नेपाल के लोगों की वीरता की कहानियां पूरे विश्व में मौजूद हैं, चाहे आप ब्रिटिश आर्मी में चले जाइए, चाहे आप सिंगापुर में चले जाइए, चाहे आप भारत के अंदर गोरखा पलटन को देख लीजिए। तो नेपाल के लोग अपनी वीरता, अपनी ईमानदारी, अपने पुरुषार्थ के लिए जाने जाते हैं। पर आज जो नेपाल को नजर लगी है, ये नेपाल नहीं है। ठीक है, भारत और नेपाल के रिश्तों पर मैं आऊँगा, लेकिन जब हम इन देशों की, भारत के पड़ोसियों की बात कर रहे हैं और सेम पैटर्न हर जगह अपनाया गया, तो क्या इस देश में भी प्रयास किया गया? मुझे याद है 26 जनवरी और लाल किले की प्राचीर पर लोग चढ़े, क्या वो उसी पैटर्न का हिस्सा था? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसान आंदोलन पर सवाल नहीं है, लेकिन उसके पीछे बड़ी साजिशें रची गई, ये इससे भी आप नकार नहीं सकते। देखिए, इस देश में साजिशें पिछले 10 साल से हो रही हैं। इस देश में एक परिवार है जिसको गांधी का उपनाम खैरात में मिला है। आई एम सो सॉरी टू से, महात्मा गांधी ने किसी को गांधी का उपनाम दिया, उसके बाद ऐसा हो गया कि जैसे हम अलेक्जेंडर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय हैं कि हमारे नाम के पीछे गांधी लगाए तो हम स्वघोषित इस देश में राजा हैं। पर वो भूल जाते हैं कि ना इस देश में राजशाही है, इस देश के अंदर लोकशाही है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश लोकलाज से चलता है। आप जनता के बीच में जाइए, आप जनता को अपना विजन बताइए, अपना वर्जन ऑफ लोकतंत्र बताइए, और उसके बाद जीत के आइए ना। अब आपको पैटर्न समझना पड़ेगा साहब, ये पैटर्न यहां से नहीं शुरू हुआ, ये पैटर्न बड़े सिस्टमाइज तरीके से चालू किया गया। कैसे चालू किया गया? सबसे पहले शुरू हुआ क्या? अवार्ड वापसी गैंग। मोदी जी तो नए नए आए थे, मोदी जी ने तो किसी की भैंस नहीं खोली थी, मोदी जी ने तो कोई 2G 3G जीजाजी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था। भाई अवार्ड वापस करने की क्या जरूरत थी? मोदी जी ने अवार्ड दिया था या मोदी जी से कोई गुस्सा था? आप पैटर्न समझिए। अवार्ड वापस करने लगे, कुछ नहीं हुआ। फिर एक नया शब्द कॉइन किया गया साहब, शब्द का नाम था असहिष्णुता। बोलने में बड़ा जोर पड़ रहा है, इतना फ्लुएंटली नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि डेली प्रचलन का शब्द नहीं है। ये जो वामपंथी थिंक टैंक है ना साहब, ये लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है?
एक झूठ को 100 बार बोल दो, लोगों को लगेगा कि यह सच है। असहिष्णुता भी नहीं चला साहब। उसके बाद इन्होंने देश में आग लगानी शुरू की। पहले दलितों के नाम से आग लगानी शुरू की। ठीक भाई, सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया था, कोर्ट से आया था ना वो, सरकार तो कुछ लेके नहीं आई थी। दलितों के नाम से इन्होंने देश को भड़काया। दलित टस से मस नहीं हुआ साहब। दलित देख रहा है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। फिर जब इनको लगा यार इससे भी नहीं बात बन रही, इन्होंने लोगों को देश के अंदर क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस पे तोड़ना शुरू किया। आप बताइए, गुजरात के अंदर पाटीदारों के आंदोलन को किसने हवा दी? देश में राहुल गांधी की 10 साल की सरकार थी ना, 4 से 14 तक, उठा के दे देते। नरेंद्र मोदी तो मना नहीं करते। महाराष्ट्र में 15 साल इनकी सरकार थी, केंद्र में 10 साल सरकार थी, मराठों को आरक्षण दे देते। क्या सब कुछ नरेंद्र मोदी के भरोसे छोड़ा था क्या? नहीं दिया। हरियाणा में जाटों को आग लगाया। हरियाणा के अंदर 35 से 40 हजार करोड़ का नुकसान हो गया जाट आंदोलन के नाम पे। जाटों की सरकार थी, जाट मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 10 साल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल केंद्र में इनकी सरकार थी, नहीं दिया। देखो, कुछ लोग होते हैं कि जो ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। तो ये मोडस ऑपरेंडी उसी का हिस्सा है। जब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने देश को सीए और एनआरसी के नाम पे फूकने पर आमादा हो गए। आप एक बात बताइए, बड़े चौड़े में बड़े बुद्धिजीवी, एक संप्रदाय विशेष के बुद्धिजीवी खड़े होके बोलते हैं कि सबका खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हां, तुम्हारे भी बाप का हिंदुस्तान है, पर अगर किसी के बाप का हिंदुस्तान है तो देश को आग लगाने की अनुमति देश का संविधान नहीं देता, ना तुम्हारा बाप देता है। तुम्हारा बाप देता है तो दिखा दो कहां देता है। यह देश, इस देश को बनाने में सब लोगों का खून पसीना मिट्टी मेहनत लगी है, और लगी है। अगर नहीं बना सकते तो चुपचाप घर बैठो। आग लगाने की इजाजत अभिव्यक्ति की आजादी है ना। आप सोचिए, मेरे देश के अंदर विडंबना देखिए, जो व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं करता, जो आदमी आज तक एक लोकसभा का चुनाव जीत के नहीं आया हो, वो मोदी को सलाह दे रहा होगा कि भाई देश ऐसे चलाना चाहिए। वो वित्त मंत्री को सलाह दे रहा हो कि ऐसे चलाना चाहिए। भाई नरेंद्र मोदी कितनी बार अग्नि परीक्षा देंगे? कितनी बार अग्नि परीक्षा देंगे? नहीं, मुझे उसी सलाह से ये याद आया कि देखिए, जो कुछ हुआ बांग्लादेश में, जब हिंसा भड़की, बहुत उग्र हुई, तो वहां पर जब गोलियां चली, तब श्रीलंका में भी यही हालात हुआ, और नेपाल में भी यही हालात हुए कि गोली लगी तब हिंसा भड़की। अब मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं, जब किसान आंदोलन हुआ तो ये बताने की कोशिश की गई, ट्रैक्टर से एक किसान या एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो ये हुआ गोली मार दी गई। और ये फैलाने वाले पत्रकार का नाम भी ले लीजिए। ठीक है। एक बात ये हो गई, उस पत्रकार का वो ट्वीट आज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है ट्विटर के ऊपर। अच्छा। कि किसी की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, बदला लिया जाएगा। दैट ट्वीट इज गेटिंग वायरल टुडे ऑन ट्विटर। ना सिर्फ ये, केवल किसान आंदोलन पे, सीएनआरसी शंभू बॉर्डर पे ऐसा माहौल बना, किसी किसान की जान चली गई तो कहा गया कि गोली मार दी पुलिस ने। मतलब वो उसी पैटर्न का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि एक गोली से 3 देश बर्बाद हो गए, भीड़ उग्र हो गई। मैं आपके माध्यम से देश के तमाम किसान और तमाम किसान हितैषियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं भी किसान हितैषी हूं, पर क्या एक काम करने वाले व्यक्ति, किसान मजदूर, जो इस देश का कमेरा वर्ग है, जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को थामा हुआ है, क्या उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं? क्या उसके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है, या उसके पास ये संभावनाएं हैं कि वो 1 साल तक बिना काम किए देश की राजधानी को स्टैंड स्टिल करके रह सकता है? बिल्कुल, वो तमाम सवाल थे। मैं वही कह रहा हूं कि उस वक्त क्या यही माहौल बनाना था कि गोली मार दी गई, इससे विद्रोह उत्पन्न कर दिया जाए, फिर बवाल हो जाए। और सरकार ने क्या सबसे बेहतरीन यही निर्णय लिया, मोदी सरकार ने, कि कुछ भी हो जाए, गोलियां नहीं चलेंगी तो नहीं चलेंगी, कुछ भी हो जाए। लाल किले पे चढ़ गए फिर भी नहीं चली, वरना जिस तरीके का जोन है, डायरेक्ट गोली मार दी जाती। देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है, और इस देश के अंदर जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के नारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए, और वो नारे हमारे लिए जिंदगी भर हमारे जहन में रहेंगे। और इस देश का संविधान उस चीज को जो है अक्षरशः पालन करता है। देश के हर लोग उस चीज को अपने अपने एक तरह से मंत्र की तरह देखते हैं। पर इस देश के अंदर एक ऐसा एजेंडा फिट करने की कोशिश की गई कि जैसे किसानों के ऊपर अत्याचार ये सरकार कर रही है। आज आप पंजाब में देखिए, प्रकृति का इतना बड़ा कहर है। जिन लोगों ने पंजाब के लोगों को बरगलाया, जिन लोगों ने बोला
कि जी पैसे दी तो कोई कमी नहीं हैगी, डिजास्टर दा इतना पैसा पड़ा हैगा। आज वो आदमी अपने प्राकृतिक आपदा के चपेट में हुई जो है अपनी प्रदेश को देखने की बजाय जो है वो हॉस्पिटल में बैठा है। एक सुपर सीएम जो देश के रिसोर्सेज के पैसे को बाप का माल समझ के उड़ाता था, वो आदमी सरकारी खर्चे पर कभी गुजरात उड़ रहा है तो कभी दिल्ली आके बैठा है। और आज देश के प्रधानमंत्री जी जाके स्टॉक ऑफ द सिचुएशन ले रहे हैं, और पंजाब के गृह जो कृषि मंत्री हैं वो जाके बाढ़ के पानी में उतर के लोगों से मिल रहे हैं। नेपाल के लिए क्या बेहतर आपको नजर आता है, राजशाही या फिर लोकतंत्र? देखिए नेपाल में पिछले मैं आपको नेपाल के पूरे इस क्रांति के इतिहास को बता रहा था कि पिछले 60-70 सालों में नेपाल में कितने आंदोलन हुए, क्या क्या आंदोलन हुए। राणाओं के विरोध में आंदोलन से लेकर पंचायत काल से लेकर फिर लोकतंत्र की बहाली से बहुदलीय व्यवस्था से लेकर लोकतंत्र से लेकर फिर ये जहां तक नेपाल पहुंचा है, अब नेपाल के जेनजीज को और नेपाल के सिविल सोसाइटी के जो बौद्धिक लोग हैं, उन लोगों को बैठ के एक एनालिसिस ये करना बहुत आवश्यक है कि पिछले इन 7 दशकों में हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। देखिए, जब तक आप किसी चीज का फेयर एनालिसिस नहीं करेंगे, किसी के ऊपर सिर्फ दोषारोपण करते रहेंगे, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आज एक दिन का आंदोलन हुआ, सरकार की बर्बरता हुई, लोगों का गुस्सा फूटा और नेताओं को देश छोड़ के भागना पड़ा। ये एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी, अब हो गया। और उसके बाद जो अब नेपाल के अंदर हो रहा है वो बहुत दुखद है। वहां के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जो है बिल्डिंगों को जला डालना, सर्वोच्च न्यायालय को जला डालना। साहब आप बताइए, अभी खबर आ रही है, दिन भर में खबर चल रही है, किसी जेल से 1500 छूट गए, किसी जेल से 1000 छूट गए। आप बताइए, जैनजी से मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, क्या आप लोगों का आंदोलन इसी चीज के लिए था? आज उस देश के अंदर बिना जो है अभिभावक का देश हो गया है, बिना सरकार का देश हो गया है। आज आपके ही गली मोहल्लों में वो अपराधी घूमेंगे, आपके घरों में चोरी होगी, लूटमार होगी, बलात्कार होंगे, अत्याचार होंगे, अनाचार होंगे। कौन रोकेगा उनको? कैसे रोकेंगे? वही हाल तो बांग्लादेश में हुआ ना, आरक्षण आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? आरक्षण कहाँ किसको मिल रहा है? आज बांग्लादेश मिल गया आरक्षण, मिल तो गया। मोहम्मद वो जो उनका मोहम्मद यूनुस है, उसको आरक्षण मिल गया। वो अध्यक्ष बन के बैठा है, अमेरिका का पिट्ठू है। देखिए, मैं इस नतीजे पे नहीं पहुंच रहा कि नेपाल में किसने क्या किया क्या नहीं किया। वो जो है इतिहास इसका निर्णय करेगा, और आगामी दिनों में इसका खुलासा भी हो जाएगा कि नेपाल के इस पूरे पटाशेप के पीछे किसका हाथ है, किसका हाथ नहीं है। आपको किसका हाथ नजर आ रहा है? नहीं, मैं सीधे चीन और अमेरिका में किसका नजर आ रहा है? इसमें देखिए, इसमें निष्कर्ष में पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि नेपाल में जो चीज हुई वो इतनी तेजी से हुई कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हो सकता है कि आने वाले समय में इसके पीछे कुछ क्या था क्या नहीं था, उन चीजों का सिलसिलेवार तरीके से लोगों को पता लगे, खुलासे हो ना हो, वो भविष्य के गर्भ में छुपा है। पर जो आज जिस घाव से नेपाल माँ जो रिस रही है, जो 18-20 बच्चे, 20-30 बच्चे कितने मरे हैं, वो 22 से अधिक बच्चे मरे हैं। वो अपराध, वो माफी लायक नहीं है। और उसके बाद जो देश को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है, वो अकल्पनीय है साहब। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक छोटा सा देश है नेपाल, हम शांति की बात करते हैं, प्राकृतिक सुंदरता की बात करते हैं। देश कैसे चलता है? नेपाल के बजट में जितना रेवेन्यू जनरेट होता है साहब, उसका 80%, 90% कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है ही नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। मतलब जो वहां के सरकारी खर्चे हैं, सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरीज हैं, जो और खर्चे हैं, उसमें चला जाता है साहब। वहां की सरकार के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं है। जिस देश का बजटरी डेफिसिट है साहब, अब क्या है कि आप एडीबी, वर्ल्ड बैंक, जायका, इनके अनुदान पे सीमित हैं। नेपाल की टूरिज्म कैपिटल क्या है? पोखरा। अभी 2 साल पहले जब प्रचंड जी प्रधानमंत्री थे, तो उनके नेतृत्व में पोखरा को कैपिटल, टूरिज्म कैपिटल कह के घोषित किया गया। विश्व भर का टूरिज्म वहां आता है। वहां से काठमांडू की दूरी 200 किलोमीटर है साहब,
और वो 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको 10 घंटे 12 घंटे का समय लगता है। वहां के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है और वो कई साल से बन रहा है, हो सकता है अब जल्दी बन के पूरा हो जाए। ऐसे ही जब आप इधर इंडिया से गोरखपुर साइड से जब आप नेपाल एंटर करते हैं तो सोनौली से नारायण घाट तक जो 80 किलोमीटर का पैच है वो कई सालों से बन रहा है, अभी तक बन के तैयार नहीं हो पाया है। तो आज की आवश्यकता यह है कि हमें यह सोचना पड़ेगा, नेपाल के जेनजीज को यह सोचना पड़ेगा, या जो वहां की नई सरकार आएगी उसको यह सोचना पड़ेगा कि पहला हम संसाधन कहां से जुटाएंगे, दूसरा हम देश को कैसे बनाएंगे। सर बढ़ाना बहुत दूर की बात है, बनाएंगे। सर कोई भी सरकार बनेगी वहां के पार्लियामेंट में जाके बैठेगी, पार्लियामेंट तो फूंक दिया गया है, सिंह दरबार फूंक दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय फूंक दिया गया है। आप बताइए जितने उस देश के अंदर भ्रष्टाचार का आंदोलन था ना, ये उन तमाम केस के कोर्ट के अंदर तमाम उन नेताओं के केस चल रहे थे, आपने तो कोर्ट में ही आग लगा दी। अब कहां से सबूत लाएंगे, कहां से डॉक्यूमेंट लाएंगे? ये किसके लिए था आंदोलन? ये वही तो समझ में नहीं आ रहा। यही करने के लिए आंदोलन था। मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि ये आंदोलन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया, और उन लोगों ने आज, क्योंकि ये जेनजीज के आंदोलन का वो था ही नहीं, एम्बिशन था ही नहीं। वही मेरा सवाल है, सीआईए ऑपरेशन तख्ता पलट चला रहा है क्या? आपको लगता है सीआईए इन्वॉल्व है? देखिए, अगर आप पिछले 10 साल में वर्ल्ड भर में देखेंगे कि क्या हो रहा है, चाहे अब अफ्रीका में क्या हो रहा है, चाहे एशिया में क्या हो रहा है, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं महाशक्तियों का आपस में जो है एक तरीके से शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए उधर मालदीव्स में क्या हुआ। मालदीव्स में एक भाई साहब ने पूरा चुनाव भारत विरोधी एजेंडे के ऊपर चुनाव लड़ा, आखिर में उनको जो है प्रधानमंत्री मोदी को होस्ट करना पड़ रहा है। आखिर में मोदी जी ने लक्षद्वीप में एक जाके फोटो खिंचाई तो उनकी अर्थव्यवस्था डगमगाने लग गई। कभी वो चाइना के पास भाग रहे हैं, कभी किसके पास भाग रहे हैं। अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया साहब रातों रात। ट्रम्प चिचा ने 50% टैरिफ ठोक दिया सबके ऊपर। तो क्या हुआ, भारत, चीन और रशिया एक साथ आ गए। जब विश्व की आधी जनसंख्या कंट्रोल करने वाले देश, विश्व का सबसे बड़ा मार्केट एक साथ आ जाए तो किसी के बाप में दम नहीं है कि वो हिला दे। कल रात को जब हो सकता है नरेंद्र मोदी जी सो रहे हो या अपने शयन कक्ष में कुछ अध्ययन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो देश के बारे में, आता हूं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जब नहीं चल पाया ये सब उनका, तब इसीलिए क्या बहुत ज्यादा सीआईए डीप स्टेट एक्टिव हो चुके हैं क्या? देखिए बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त ना। अभी बांग्लादेश में आपने ये दबी कुचली आवाजों में कहीं ये खबर सुनी होगी कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा सैन्य ऑफिसर जो रिटायर्ड है वो बांग्लादेश के होटल में थे उस दिन। बांग्लादेश के एक होटल में मृत पाया गया। ठीक है, तो अब उसके पीछे बहुत सारी कयासें लगाई जा रही हैं कि बांग्लादेश की सरकार उसका पंचनामा नहीं कर पाई, कोई रिपोर्ट नहीं कर पाई, कि यूएस एम्बेसी इमीडिएटली आनन फानन में जो है उसके शव को, उसके सारे बिलोंगिंग्स को अपने साथ लेकर चली गई। अज्ञातों ने मार दिया। देखो अज्ञात लोगों ने पूरे विश्व में कोहराम मचाई रखा है इस वक्त। तो अब पता नहीं वो अमेरिका के लोगों ने ही मारा या किसने मारा, अब ये पता लगे भी नहीं भी लगे, पर बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं साइड बाय साइड। एससीओ में मोदी के खिलाफ कोई साजिश थी क्या? देखिए मोदी के खिलाफ साजिश बहुत सालों से थी, मोदी के खिलाफ साजिश अभी भी है और मोदी के खिलाफ साजिश आगे तक चलती रहेगी। परंतु पुतिन का गाड़ी में बैठाना आम तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि पुतिन का आप गाड़ी में बैठाने की बात कर रहे हैं साहब। पुतिन ने मोदी जी के लिए 10 मिनट इंतजार किया है। ये उनके प्री शेड्यूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। 10 मिनट किसी देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री के लिए इंतजार कर रहा है, फिर एक ऐसी डेस्टिनेशन पे जहां पे 10-15 मिनट में आप पहुंच जाते हैं, उस रास्ते में आप 45 मिनट वो मोटरकेड उनकी घूम रही है। इसका मतलब कि कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशन था एंड दे लेफ्ट इंटायर वर्ल्ड कीप गेसिंग कि हाँ भैया हमने क्या बात करी है, गाड़ी में क्या बात हुई, गाड़ी में क्या बात हुई। दो पावर हाउस के बीच में जो बात हुई उसका नजराना जो है कुछ दिनों बाद आपको विश्व में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अमेरिका पे आऊं उससे पहले एक सवाल ये कि अब 2 नाम आ रहे हैं नेपाल में, सुदन गुरुंग और बालेन शाह, दोनों भारत विरोधी ऐसा लगता है। देखिए इनमें सत्ता में कोई एक आ गया तो भारत के लिए नहीं, सुदन गुरुंग के बारे में 2 दिन से मीडिया कुछ लिखने लगा है।
क्योंकि जो जेंजी के आंदोलन के जो क्यूरेटर्स हैं, थिंक टैंक हैं, एक एनजीओ है हामी नेपाल करके, उसके वो जो है फाउंडर बताए जाते हैं और एनजीओ चलाते हैं। बताया जाता है उन्होंने नेपाल में नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे बड़ा अच्छा काम किया है। तो देखो, एक युवा युवा से कनेक्ट करता है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी भारत के खिलाफ होने की कोई ऐसी आवश्यकता है। और रही बात बालेन शाह की, बालेन शाह नेपाल की पॉलिटिक्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जनरली नेपाल में जो स्थानीय सरकार का चुनाव होता है, वो अभी तक क्या होता था कि पार्टी वर्सेस पार्टी हुआ करता था, कोलेशन वर्सेस कोलेशन हुआ करता था। तो काठमांडू जो महानगर पालिका है, वो नेपाल की सबसे बड़ी और फाइनेंशियली सबसे बड़ी महानगर पालिका है, क्योंकि देश की राजधानी की नगर पालिका है, तो उस हिसाब से भी बड़ी समृद्ध नगर पालिका है। तो उसके ऊपर जो है, जो केपी शर्मा ओली की पार्टी के जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, वो वहाँ के मेयर हुआ करते थे। तो जब ये पूरा चुनाव चल रहा था, तो मैं भी काठमांडू में था, मेरा भी एक टीवी इंटरेक्शन था। तो मैं वो जो केपी ओली की पार्टी के मेयर के जो कैंडिडेट थे, उनसे मेरी चर्चा हुई। तो वो बोले कि आप तो भारत में चुनावी रणनीति देखते हैं, आप काठमांडू का चुनाव कैसे देखते हैं? तो मैंने कहा, देखिए, मैं ऐसे देखता हूं कि जिसको आप बहुत लाइटली ले रहे हो, वो बहुत बड़ा बज क्रिएट कर रहा है। तो वो बोले अपनी टोन में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि वो श्रेष्ठ नेवार कम्युनिटी से आते हैं और काठमांडू इज ऑल अबाउट नेवार्स। तो वो बोले, वेद जी, आप दिल्ली वालों को काठमांडू की पॉलिटिक्स समझ नहीं आएगी। यहाँ पे 8 गुठी हैं, जैसे अपने मठ होते हैं ऐसे ही नेवारों की गुठी होती है। तो बोले, इन गुठियों में से जो है मेरे पास जो है 6 गुठी का समर्थन है, और मैं तो एक तरफा जीत रहा हूँ, और मुझे इतना वोट मिलेगा तो इसको इतना वोट मिलेगा, ये वोट कटुआ है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, एक मेन स्ट्रीम पार्टी का व्यक्ति जो मेयर रह चुका है, जिसकी पार्टी का इतना बड़ा कैडर है, काठमांडू नगर महानगर पालिका में 2 लाख वोट पड़ना है, और इनकी कैलकुलेशन इतनी मिस कैलकुलेशन है कि ये जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे। मैं चुनाव के दौरान काठमांडू में था, मेरी व्यक्तिगत रूप से लगभग 2-2.5 हजार लोगों से बात हुई होगी, और उन 2-2.5 हजार लोगों में 80% लोगों ने वन साइडेड नाम लिया। और उन्होंने कहा कि आधे लोगों ने तो कहा कि हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, हमारे बच्चे अमेरिका में। उन्होंने कहा कि इस बार का वोट हमारे लिए सही, आप बालेन शाह को दे दो। बोले, आपने आज तक अपनी मर्जी से इन पार्टियों को ट्राई किया ना, आप बालेन शाह को दे दो। बोले, अगर तुम नहीं दोगे तो हम आएंगे नहीं घर। तो ये एक ऐसा मोमेंट क्रिएट हो गया था कि एक रैपर, बेंगलोर से बालेन शाह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, और वो बड़े ही पॉपुलर रैपर थे ये पॉलिटिक्स में आने से पहले। वो रैपिंग अभी भी करते हैं, मल्टी टैलेंटेड बड़े व्यक्ति हैं, बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। और एक मुझे लगता है एक नेता को, एक जनप्रतिनिधि को स्वाभिमान कैरी करना बहुत जरूरी है। अब कुछ इश्यूज में उनको भारत विरोधी पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि उन्होंने स्टैंड लेने की कोशिश करी है अपने देश के बारे में। फिल्में बैन की भारत की उन्होंने। हाँ, फिल्में बैन करने के पीछे एक्चुअली क्या है कि जब हम किसी भी विषय की जड़ में नहीं जाएंगे तो हमें उसका सिर्फ एक पक्ष ही दिखेगा। कारण क्या? जैसे वो पीछे एक मूवी आई थी जिसमें माता सीता और भगवान राम के बारे में गलत चित्रण दिखाया गया था। और चूंकि माता सीता जनकपुर से हैं, नेपाल से हैं, और उसको अलग फ्रेम में दिखाया जाएगा, तो ये वो है ही, नेचुरल है कि उसका विरोध होगा। तो कहीं ना कहीं बालेन शाह ने ये नेपाली मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को दिखाया कि एक मेयर कितना पावरफुल होता है। आप सोचिए, नेपाल के एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं बाबूराम भट्टराई, वो बड़े बौद्धिक किस्म के नेता माने जाते हैं, और उनके बारे में मैंने नेपाल में लोगों के मुंह से सुना था कि वो व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है, उसके 2 दिमाग हैं। उन्होंने नेपाल में 10th क्लास को SLC बोलते हैं, उसने 10th क्लास में नेपाल टॉप किया था। तो उनके प्रति, वो भी प्रचंड के साथ इस जनयुद्ध से निकले हुए नेता हैं, तो उनके बारे में बड़ा नेपाल में लोगों को एक्साइटमेंट था कि बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री बन जाएगा तो पता नहीं क्या क्या कर देगा, इतिहास में लिख गया बाबूराम भट्टराई का काम। ऐसा कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी काम तो शायद वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो मुश्किल से 11-12 महीने प्रधानमंत्री रहे। पर अब बालेन शाह के प्रति जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो उनसे एक्सपेक्टेशन हैं,
तो बाबूराम भट्टराई जैसे पूर्व प्रधानमंत्री को यह कहने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया कि अगर पॉसिबल हो तो मैं भी जो है काठमांडू का मेयर बनना चाहूंगा, चुनाव लड़ना चाहूंगा। आप सोचिए, जो व्यक्ति एक प्रधानमंत्री रह चुका है उसको इस लेवल पे आना पड़ गया, उसको अब समझ आ रहा है कि एक मेयर कितना पावरफुल है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का बालन शाह भविष्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और देखिए, ये जेनजीज का आंदोलन है, अगर ये जेनजी का आंदोलन हाईजैक नहीं होता है और इसके पीछे कोई ताकत नहीं है, तो मुझे लगता है कि बालेन शाह और ऐसे युवाओं को, क्योंकि देखिए जो जितने भी वेटरन पॉलिटिशियन थे, दे फेल्ड देयर कंट्री, दे फेल्ड देयर डेमोक्रेसी। तो निश्चित रूप से जो है नए युवाओं को, और हां उन युवाओं को जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं है, क्योंकि ये अभी अगर आप मान लीजिए कि नेपाल में 5-6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब आपने 3 पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का घर जला दिया, उनको कहा कि इन्होंने, अरे जो बची हुई 2-3 पार्टी है वो भी तो उसी में कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करके सत्ता की मलाई खा रही थी ना। बिल्कुल। तो अगर ये सच में जेनजीज का आंदोलन है और ये किसी द्वारा प्रायोजित आंदोलन नहीं है, तो सही अर्थों में जेनजीज के हाथ में अगर नेतृत्व आए, और ऐसा नेतृत्व आए कि जो चीजों को समझे, जो एक बैलेंसिंग तरीके से जो है देश को आगे लेके जाए, क्योंकि देश संविधान से चलता है, देश कभी भी इमोशन से नहीं चलता है। इमोशन से आप नैरेटिव सेट कर सकते हैं, पर आप देश नहीं चला सकते। देश चलाने के लिए आपको संवैधानिक रूप से जाना पड़ेगा। भारत और नेपाल के रिश्ते क्या आपको लगता है कि खराब हो चुके हैं, चाहे वो लिपुलेख की वजह से हो, सुस्ता की वजह से हो, लिम्पियाधारा की वजह से हो? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से हर कॉन्वर्सेशन में इस बात को कहता हूं कि भारत और नेपाल के रिश्ते विश्व पटल में जो आप जियोपॉलिटिकल चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं वैसे कतई नहीं है। भारत और नेपाल एक नैसर्गिक पार्टनर हैं, एक प्राकृतिक एलाई हैं, जिसका एक आध्यात्मिक कोलेशन है, एक सांस्कृतिक कोलेशन है, एक आत्मिक कोलेशन है, एक संवेदनशीलता का कोलेशन है। हम किसी के बनाए से, किसी के बिगाड़े से बनने बिगड़ने वाले रिलेशन नहीं है। हमारे रोटी बेटी के रिलेशन है। यहां की बेटियों का विवाह वहां हो रहा है, वहां की बेटियों का विवाह यहां हो रहा है। राम जी की बारात आती है हर साल जो है जनकपुर धाम से, सॉरी राम जी की बारात यहां से अयोध्या धाम जाती है, और इतना सुंदर कार्यक्रम होता है। अगर आप कभी उस कार्यक्रम में जाएं तो आप आनंदित हो जाएंगे, आप भाव विभोर हो जाएंगे, आप रो पड़ेंगे, इतना सुंदर कार्यक्रम होता है। और वहां से खिचड़ी आती है, नेपाल से खिचड़ी जो है गोरखधाम मंदिर आती है, और ऐसे तमाम सांस्कृतिक आदान प्रदान के हमारे बीच में कार्यक्रम होते हैं जो हमारे बॉन्ड को, हमारे इस रिश्ते को और मजबूत करता है। पर कुछ लोग इस रिश्ते को बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि राजनीतिक पटल पे बहुत सारी पीछे कमेंट्री हुई, किसने क्या कहा, बहुत सारे नेताओं ने कुछ कुछ कहा, उसके ऊपर बड़ा विवाद भी हुआ। फिर कुछ कमेंट्री हमारे एंड से भी हुई, कुछ हमारी मीडिया ने उसको अलग तरीके से दिखा। देखिए, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है और थप्पड़ 1 हाथ से लगता है, और जब रिश्ते बनाने की बात होती है तो कोशिश दोनों तरफ से की जानी चाहिए। तो वही कोशिश अब 2 देशों के बीच में हो रही है। शुरुआत कर दी है अमेरिका ने। ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे दोस्त शानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आज आपको समझना पड़ेगा, एक महीने से भी कम के समय में डेड इकोनॉमी से आप आए, लेकिन मैं क्या कहते हैं उस ट्वीट को मैं पूरा करना चाहूंगा। और राष्ट्रपति ने लिखा, ट्रंप ने मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, भारत के शानदार, दुनिया के बेहतरीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ। नरेंद्र मोदी ने जब कोट किया ट्वीट को, तो उन्होंने लिखा कि हम उम्मीद करेंगे कि अमेरिका और भारत के रिश्ते बेहतर हों। इसका फर्क आपको समझ में आ रहा है? देखिए, पूरे विश्व ने एक चीज समझी, और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से 140 करोड़ देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आज आपको गर्व करने की जरूरत है। आज से 10 साल पहले हम 2 टके के पाकिस्तान के साथ डोजियर खेलते थे, हमारी हैसियत इतनी थी। आज हम अमेरिका को चुप रहकर कोहराम मचा दे रहे हैं पूरे विश्व में। जब अमेरिका का राष्ट्रपति पुतिन को होस्ट करता है, ऊपर वो बॉम्बर जहाज चला के, रेड कारपेट बिछा के, इधर अपने फाइटर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था ना, उसके बाद पुतिन आके सबसे पहले फोन किसको करते हैं? मोदी जी। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के नेता जाते हैं, उसके बाद फ्रांस का राष्ट्रपति किसको फोन करके बताता है? नरेंद्र मोदी को। तो आज जेलेंस्की, एग्जैक्टली, आज आपको गर्व करने की जरूरत है
कि भारत जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा पावर हाउस है। हर दूसरे दिन फ्रांस के राष्ट्रपति का ट्वीट आ रहा है कि आई स्पोक टू माय डियर फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। आज ब्राजील का राष्ट्रपति बोल रहा है कि भैया वी नीड टू वर्क टुगेदर, वी नीड टू मैच स्टेप्स विद नरेंद्र मोदी। तो डेड इकोनॉमी वालों की नहीं समझ में आ रहा है। डेड इकोनॉमी वाले को समझ आए ना, एक महीने से भी कम समय में डेड इकोनॉमी से ब्यूटीफुल कंट्रीज हो तो गया साहब। क्या चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? तो वो तो बोल रहे थे कि नाम लेने से डर रहे हैं। जो क्रूड ऑयल अमेरिका से खरीद रहे थे वो बंद करके नाइजीरिया से खरीद लिया। तो भैया थप्पड़ लगाना किसको कहते हैं? वो नरेंद्र मोदी से सीखे। लेकिन ट्रंप का नाम नहीं ले रहे थे तो लोग क्यों लें? डर रहे थे नाम। अरे बाबा एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिया क्या 10 साल में? तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर गए? तो नरेंद्र मोदी की चुप्पी उनका सबसे बड़ा हथियार है। ट्रंप का ये बदला हुआ अवतार जो दिख रहा है अब, क्या कारण और क्या कुछ है? देखिए, ट्रंप का ये बदला हुआ कोई अवतार नहीं है, वो ऐसा रंग बदलने वाला गिरगिट है। और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूं कि ट्रंप इज द ओनली गाय जिसको कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अब आपको मैं पीछे लेके जाना चाहता हूं। इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे होंगे, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी और ट्रंप के बीच रिश्ते अच्छे होंगे। नहीं करने मोदी जी को। आप सोचिए, जो अमेरिका छोटे से छोटे और बड़े से बड़े देश के फटे में टांग अड़ा के उस देश में सत्ता परिवर्तन करता है, हमारे अगल बगल कर रहा है। मोदी जी उस अमेरिका में जाते हैं, मेडिसन स्क्वायर में इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, दोनों हाथ उठा के नारा लगाते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। अब आप इमेजिन कीजिए रोहित जी, क्या मोदी जी ने आकलन नहीं किया होगा कि 1% अगर ये ट्रंप वह हार गया और इसका विरोधी जीत गया तो मेरा तो जीना हराम कर देंगे। आप इमेजिन कीजिए। तब तक तो इस देश के अंदर कोई जॉर्ज सोरोस नाम की व्यक्ति की चर्चा नहीं होती थी, और इस व्यक्ति का नाम मैं 2017 से ले रहा हूं, जब इस देश में मेन स्ट्रीम में उसका नाम भी नहीं आता था। जब मोदी जी ने इतना बड़ा पंगा ले लिया तो मोदी जी ने क्या कैलकुलेशन नहीं की होगी? भैया गुजराती आदमी है, नफा नुकसान पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हार गया, उसके बाद जो बाइडेन आया, कमला हैरिस आई, और अमेरिका ने भारत के साथ क्या किया क्या नहीं किया दुनिया के आगे है ना। मोदी जी चुपचाप झेल गए। 2019 का चुनाव हुआ, मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ आए। उसके बाद जॉर्ज सोरोस बोला कि मैं इतना $1 ट्रिलियन जो है भारत के उभरते हुए राष्ट्रवाद के खिलाफ लड़ूंगा। क्यों भाई? मेरे राष्ट्रवाद ने तेरी क्या भैंस खोल दी थी? कितना खतरनाक है जॉर्ज सोरोस? खतरनाक है। आप अरे बाबा, जिनका धंधा ही दूसरे देशों में रिजीम चेंज करना है, अपने पपेट बिठाना है, वो तो खतरनाक है। आप बताइए, तो ये आपके देश में एंट्री कैसे करता है? वो किसी भी देश में एंट्री करता है। नहीं, भारत में एंट्री करेंगे तो क्या टारगेट करेंगे, किसको टारगेट करेंगे? आप सबका छोड़िए, आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल उठाइए। बांग्लादेश में आज जो अध्यक्ष बना के बैठा है, उसको नोबेल प्राइज किसने दिलाया? आप सोचिए ना। ये मैग्सेसे अवार्ड, ये नोबेल पुरस्कार, ये फलाने पुरस्कार, ये क्या है? ये एसेट बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं। इस देश में भी तो हुए ना क्रांतिकारी लोग। आप 2014 से पहले चलिए साहब, इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, रोज भ्रष्टाचार होता था, इतना भ्रष्टाचार होता था कि वो गणित में भी नहीं आता था। ये ना आप बना रहे हैं ये कैलकुलेशन, ना मैं बना रहा हूं, ये सीएजी बना रहा था, है ना। कांग्रेस की सरकार थी तो सिस्टम भी कांग्रेस का ही होगा। अभी ये जॉर्ज सोरोस गैंग पूरा एक्टिव है इंडिया में? पूरा एक्टिव है साहब। ये आप एक बात बताइए ना, कुछ बहुत पॉइंटर के हिसाब से बताइए कि जनता समझ सके कि हाँ अरे ये जितने आंदोलन हो रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो आपका सीए के विरोध में आंदोलन हो, एक बात बताइए, सीए एनआरसी से किसकी नागरिकता जारी थी? किसी देश के तो किसी की नहीं जारी थी ना। कि क्यों आंदोलन कर रहा था इस देश का एक तबका? नहीं, जनता को फिर वो पॉइंटर के हिसाब से बताइए ताकि मैं बता रहा हूं, मैं आपको पॉइंटर के हिसाब से बता रहा हूं। सबसे पहले अवार्ड वापसी, दूसरा नंबर असहिष्णुता, तीसरा नंबर आपका ये दलित के नाम पे आंदोलन, चौथा नंबर मराठा आंदोलन, पांचवा नंबर जाटों का आंदोलन, छठा आंदोलन पटेलों का आंदोलन, उसके बाद आपका सीए एनआरसी का आंदोलन, उसके बाद किसानों का आंदोलन। अब कुछ नहीं बचा। ईवीएम में ना सुप्रीम कोर्ट में दाल गली, ना हाई कोर्ट में दाल गली, ना कहीं गली। उसके बाद अब कह रहे हैं कि जो है वोट चोरी हो गया। हाँ भाई, वोट तो चोरी हो गया। मोदी जी दिल जीत लेते हैं। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, 13 ही 15 सांसदों ने क्रॉस वोट कर
कर दिया, 15 सांसद गलत वोट डाल के आ गए। तुम अपने आप सोचिए, एक सांसद कितनी बड़ी चीज होती है, एक लॉ मेकर जो इस हमारे जैसे आम आदमी उसके लिए तो आपको तैयारी करनी होती है ना। अरे बाबा, एक दिन पहले इंडिया अलायंस के लोगों ने बैठ के मॉक पोलिंग करी है वहां पे अंदर। तो जब दो बड़े नेता है ही नहीं चुनाव से एक दिन पहले, तो कैसे हो तो सकता है? भाई उनको जीतना ही नहीं है। एक लोग कर्नाटक में, एक लोग उनको मलेशिया जीतना में ही नहीं है। आप सोचिए इस लोकतंत्र की कितनी भयावह तस्वीर है। एक आदमी चारा चोरी में सजा याफ्ता है। एक आदमी चारा चोरी में सजा याफ्ता है, ना वो सांसद है ना वो विधायक है। उसको चुना लालू प्रसाद यादव, भारतीय जो है लोकतंत्र के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो अगले कई साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। और इस देश में जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो व्यक्ति, वो जाके चारा चोर के साथ ऐसे हाथ जोड़ रहा है। ए भाई, अगर चारा चोर के साथ फोटो नहीं खिंचाते तो तुम्हें क्या 2 वोट कम मिल जाता? कम से कम जिस जगह से आए उसका तो मान रख लेते। अब उनके ऊपर प्रश्न करें कि नहीं करें? अगर हम कह दें कि जी फलाने मी लॉर्ड तो ऐसे हैं, तो अभी अभी चल जाएगा। अरे भाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। मी लॉर्ड भगवान हो गए, मी लॉर्ड कुछ भी कर सकते हैं। वो चारा चोर के पास जाके जो है दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। मी लॉर्ड को हम कुछ नहीं बोले। ठीक है, अब आखिर में 2 सवाल और, एक फ्रांस से, एक तुर्की से। फ्रांस के प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा हुआ, और वही सवाल मेरा फिर, या देश दुनिया वही पूछ रही है कि फ्रांस क्यों अब जल रहा है? देखिए, जब आप अत्यधिक लिबरल हो जाते हैं ना, जब आप अत्यधिक लिबरल हो जाते हैं तो जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। आपने देखा जो सीरिया का एपिसोड हुआ, उसके बाद वहां के रेफ्यूजीज किन किन देशों में गए। वहां के रेफ्यूजीज जर्मनी में गए, वहां के रेफ्यूजीज फ्रांस में आए, वहां के रेफ्यूजीज आपके बहुत सारे देशों ने लाख लाख की संख्या में लिए। पर आपने एक चीज नोटिस करी, किसी भी गल्फ कंट्री ने अपने मुसलमान भाइयों को रिफ्यूज क्यों नहीं दिया? आप देखेंगे सऊदी के अंदर लाखों की संख्या में लोग हज और उम्रा करने के लिए आते हैं ना। महीने में 3 महीने ही तो वो जो टेंट बनाए गए हैं वो ऑक्यूपाइड होते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इतने भारी भरकम टेंट हैं। 3 महीने 4 महीने, बाकी 8 महीने तो वो खाली रहते हैं। किसी भी गल्फ कंट्रीज ने एक भी जो है वहां से रेफ्यूजी अपने देश में नहीं लिया। पर कहां सेटल करा दिया? सारे यूरोपियन कंट्रीज में, बढ़िया बढ़िया कंट्रीज में करा दिए। ब्रिटेन का वही हाल। आज आप ब्रिटेन में चले जाइए साहब, लंदन में जो 12 म्यूनिसिपैलिटीज हैं उसमें 9 मेयर जो है कौन है? मुस्लिम है, और कोई बांग्लादेशी है, कोई पाकिस्तानी है। अमेरिका की भी एक आज सही हो गया। हाँ, आज ब्रिटेन में जो कहता है कि जी हम जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकता है दुनिया को, कहता है कि जी हमारे यहाँ तो अनरिटन संविधान है, बिना लिखा हुआ संविधान है, हम तो मतलब ऐसी तगड़ी वो है डेमोक्रेसी। आज वहां पे भाई साहब शरिया कोर्ट खुल रही है। शरिया कौन सा डेमोक्रेसी है भैया? जरा बताए, अमेरिका बताए। बड़े बड़े जो दुनिया में इंडिया को लेक्चर देते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ज्यादा लिबरल होना फ्रांस के लिए घातक हो गया। ऑफ कोर्स किसी भी देश को। आज हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई भी आदमी कुछ भी बोल के चला जा रहा है। यूपीए 1 यूपीए 2 में सोनिया गांधी के नाम पे किसी ने कार्टून बना दिया था, उसको कई सालों की जेल हो गई थी। आज तो यहाँ मोदी जी को कोई भी कुछ बोल के चला जा रहा है। कांग्रेस का प्रवक्ता टीवी में आके कुछ भी बदजुबानी करके चला जा रहा है। गाली वाली देना आम हो गया। हाँ? प्रधानमंत्री को एर्दोगान जा रहे हैं। देखो, मुझे लगता है एर्दोगान ने बमुश्किल अपनी कुर्सी बचा ली है। अगर कोई ऐसा बहुत भारी भरकम कुछ और बड़ा चमत्कार नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। एर्दोगान ने जिस हिसाब से चुनाव जीता था, पहले तो उनके चुनाव जीतने पे ही शक था, क्योंकि वो किस प्रकार से अपने को पूरे उम्मा का मसीहा बनाने में तुले हुए थे। देखिए, कर्मा आपको हॉन्ट करता है साहब, ठीक है? हर किसी का जो है, कोई अपने आप को कितना बड़ा तुर्रम खां समझ ले, आपके कर्म आपको यहीं पे हिसाब किताब कर देंगे। तो अगर लगता है कि एर्दोगान अपने आप को बहुत बड़ा कोई स्ट्रैटेजिस्ट या अपने आप को बहुत बड़ा अगर राजनीतिज्ञ समझते हैं तो वो उनकी भूल है। आपने देखा कि इंडिया से बड़े लोग जाते हैं वहाँ पे। आपने देखा कि भारत के बड़े बड़े सुपरस्टार उनके यहाँ दंडवत प्रणाम लगाते पाए जाते हैं, उनकी बीवी के साथ डिनर करते हुए पाए जाते हैं, है ना? और उन्हीं कलाकारों को भारत बड़ा इंटॉलरेंट लगता है। यहीं पे वो लोग नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, उसके बाद जाके दंडवत प्रणाम वहाँ करते हैं। अब आखिर में एक सवाल मेरा ये कि अगले कौन से देशों में तख्ता पलट आपको नजर आ रहा है? CIA और डीप स्टेट का अगला टारगेट क्या? भैया आप ऐसे समझो, जो देश अमेरिका की शर्तें मानने
को मंजूर ना हो, जो अमेरिका की किसी भी बात पे ना कर दे, उस देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ देश नजर आ रहे हैं आपको? अभी तो नजर, इमीडिएट कहना तो बड़ा मुश्किल होगा, पर एशिया में अमेरिका ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है। अगर आप चारों तरफ, तो भारत और चाइना को साथ रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, भारत चाइना और रशिया को साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पागल आदमी किसी भी दिन मुंह उठा के फिर ये बोरा जाएगा, फिर कहेगा जी आई हैव स्लैप 25% ऑन इंडिया एंड 25% ऑन रशिया। आप सोचिए साहब, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं और हमसे तेल यूक्रेन खरीद रहा है। ए भाई, और यूक्रेन रशिया को, और यूक्रेन यूक्रेन पैसा को अमेरिका से ले प्रॉब्लम रहा नहीं है। है, और पूरे यूरोप को प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन पैसा अमेरिका से ले रहा है। और मजे की बात बताऊं, देखिए ये तेल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तेल का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम कहाँ है मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी ने ना एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया अमेरिका से। पंगा यूं ले लिया कि जो डॉलर की बादशाहत थी, नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं उसको चैलेंज कर दिया है। आप सोचिए, वीजा और मास्टर करके बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूपीआई हो गया है, रुपए हो गया है। अब आप सोचिए, वीजा और मास्टर जाके रो रहे हैं कि कोने में बैठ के भगवान बचा लो हमको। उसके बाद अब मोदी सरकार क्या कर रही है, 30 देशों में वोस्त्रो अकाउंट खोल दिए गए हैं, जिससे हम ये बोल रहे हैं कि हम आपसे सीधा रुपए में ट्रांजैक्शन करेंगे। आरबीआई ने उन 30 देशों में जहां हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वहां सीधा बोल दिया कि अब हम रुपए में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। साहब एक बात बताइए, जब अमेरिका अपने देश की जरूरतों के लिए जहां से सस्ता मिल सकता है वहां से खरीद सकता है, तो हमें कौन माइका लाल रोक सकता तो वही कह रहा हूं, ब्रिक्स डॉलर की मोनोपोली खत्म करेगा। बिल्कुल करेगा। ये जो चिढ़ है ना, आप ऐसा समझिए कि फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की विदेश नीति समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका की विदेश नीति बहुत सिंपल है। अमेरिका की विदेश नीति यह है कि मान लीजिए अमेरिका के पास मर्सिडीज का एक्स मॉडल है और आप उससे एक उन्नत मॉडल ले आए, तो आप उसके स्वाभाविक दुश्मन हो गए। दिस इज व्हाट द अमेरिकन पॉलिसी इज, कि अगर जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर अमेरिका का वो रडार उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, उसकी जद में नहीं आ पाता, सो इंडिया कुड बी अ पॉसिबल थ्रेट टू अमेरिका। ए भाई, तू हमसे पता नहीं कितना 2500-3000 किलोमीटर बैठा है, तेरे साथ ना हमारा कोई हिस्ट्री में द्वंद्व हुआ, ना हमारे कोई ऐसे आसार है तेरे साथ द्वंद्व होगा, तू क्यों उस चीज को लेके बैठा है? भाई वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है, तू दादा नहीं है, तू सबका बाप नहीं है, तुझे सबकी ठेकेदारी लेनी बंद करनी। वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका नीचे। हाँ, बिल्कुल भैया। देखो, जयशंकर ने एक बहुत अच्छी बात बोली अभी यूरोप में। उन्होंने यूरोप के एक प्रसंग में उन्होंने कहा कि यूरोप हैज टू स्टॉप थिंकिंग दैट देयर प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। तो आज अमेरिका भी कहीं ना कहीं यह सोचता है, अमेरिका को लगता है कि इन सब का ठेकेदार मैं हूं और मैं ही सर्वे सर्वा हूं। भैया नहीं हो आप सर्वे सर्वा, ठीक है। अब इस देश में नरेंद्र मोदी, इस विश्व में नरेंद्र मोदी नाम के ऐसे व्यक्ति का उदय हो गया। आज भी नरेंद्र मोदी का अप्रूवल रेटिंग 70% है। तो उस अप्रूवल रेटिंग में जाके ढूंढो डोनाल्ड ट्रंप का कितनेवें नंबर पे आ रहा है। ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलेगा? हाँ, ट्रंप को मिले नहीं मिले, मोदी जी को मिल सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं 2-3 दिन से न्यूज में कहीं कहीं सुन रहा हूं। तो अब मुझे लगता है अगर गलती से नरेंद्र मोदी जी को नोबेल प्राइज मिल गया, तो ट्रंप कहीं कमरे में बंद करके अपने को चाबुक से पीट रहा होगा। तो पार्ट 1 हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें लगा था कि 40 मिनट में हम खत्म कर देंगे, 1 घंटे हम पार कर चुके हैं। बट पार्ट 1 में ये नाम देके जा रहा हूँ, पार्ट 1 समाप्त, आगे बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने का। आपको ये बातचीत कैसी लगी? बहुत कुछ पता लगा होगा आपको, नेपाल से होते हुए आपको दुनिया के और तमाम देशों के बारे में पता लगा होगा, देश के बारे में बहुत बात हुई, जॉर्ज सोरोस गैंग किस तरीके से काम कर रहा है, डीप स्टेट किस तरीके से काम कर रहा है, CIA की दखलंदाजी दुनिया के देशों में कैसे बढ़ रही है, अमेरिका से दुश्मनी लेने का खामियाजा कैसे तमाम देश भुगत रहे हैं, और भारत को कैसे सतर्क रहने की जरूरत है जो कुछ आस पड़ोस में चल रहा है, सब आपको विस्तार से समझ में आया होगा। ये बातचीत आगे जारी रहेगी। वेद जी हमारे साथ अभी बहुत बार जुड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बातचीत अभी लंबी होनी है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।